थोड़ा सा इंटरैक्टिव रहे, क्योंकि इसमें होता यह है कि अगर सिर्फ स्पीकर जस्ट बोले और ऑडियंस सुने तो मुझे लगता है ऑडियंस सो जाती है। सो द बेस्ट इज कि हमारा जो इस सेशन का जो पैटर्न है वो इंशाल्लाह इंटरेक्शन में रहेगा, और मैं चाहूंगी कि सब लोग इसमें ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करें। अच्छा, आप लोगों में से मुझे कोई बताएगा कि व्हाट इज थिंकिंग? एनीवन? सोचना किसी चीज के बारे में या सच। ओके, एनीवन एल्स? अच्छा, मैंने मिशेल को अपनी स्लाइड्स शेयर की हैं। कैन यू शेयर द स्लाइड्स ऑन द स्क्रीन? अस्सलाम वालेकुम मायरा, आप मुझे को होस्ट बना दो ताकि मैं शेयर कर दूं। Okay, just a second, Michelle. ओके, एनीवन एल्स? व्हाट इज थिंकिंग? मैम आई थिंक कि अपने फ्यूचर को जो है वो अपने हाल में देखना, उसको प्रिटेंड करना, इस तरह सोचना, मतलब सोचना ही होगा, अपने फ्यूचर को प्रेजेंट में लेके आना। बिल्कुल बिल्कुल। कोई और बताना चाहे? दिमाग का काम है सोचना, जैसा जुबान। अच्छा, मैं कुछ चैट बॉक्स में अगर जाऊं तो मुझे किसी के कुछ शायद नजर आए। समवन इज सेइंग दिमाग का काम है सोचना जैसे जुबान का चखना। ओके, एनीवन एल्स कोई और बताना चाहेगा कि व्हाट इज थिंकिंग अकॉर्डिंग टू यू? थिंकिंग मीन्स टू रिफ्लेक्ट। थैंक यू समा। अच्छा, अच्छा लगा कि आप सब लोगों ने कुछ ना कुछ थिंकिंग के बारे में बताया है। आप लोगों ने नोटिस द प्रोसेस ऑफ कंसिडरिंग और रीजनिंग अबाउट समथिंग? यस, मोमिना बिल्कुल ठीक है। आप सब लोगों ने, जब मैंने आप सब लोगों से पूछा कि व्हाट इज थिंकिंग, तो आपने नोटिस किया कि आप सब लोगों की जो थिंकिंग की डेफिनेशन है वो डिफरेंट है। अच्छा, वो डिफरेंट कैसे है? वो डिफरेंट इस तरीके से है क्योंकि आपके एक्सपीरियंसेस, आपकी ऑब्जर्वेशन, आपकी एजुकेशन, आपका जो बिलीफ सिस्टम है वो आपकी थिंकिंग को रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से जब हम बात करते हैं कि एक्चुअल में सोचना होता क्या है, ठीक है, अभी आप बता रहे थे, तो आप ये मुझे अपनी ऑब्जर्वेशन शेयर कर रहे हैं, कोई मुझसे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है। एक्चुअली दिस इज कॉल्ड थिंकिंग, कि आप किसी को किसी भी चीज के बारे में, किसी आइडिया के बारे में, किसी कॉन्सेप्ट के बारे में, किसी भी लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग, किसी भी चीज के बारे में आप सोच के जब बताते हैं कि मैं इंडिविजुअल इस चीज को इस तरीके से एक्सप्लेन करता हूं, तो एक्चुअल में वो थिंकिंग होती है। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रीफ्रेमिंग द आर्ट ऑफ थिंकिंग। जब हम रीफ्रेमिंग की बात कर रहे हैं और हम ये देखते हैं कि आर्ट ऑफ थिंकिंग क्या है, तो ये इटसेल्फ ये डिपिक्ट करता है कि हमने जो चेंज करना है या फिर जो रीफ्रेम करना है वो नेगेटिव थिंकिंग को करना है। आगे चल के हम अभी देखेंगे। मिशेल, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। उसमें कि आप लोगों को एग्जैक्ट पता चले कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ थिंकिंग एंड देन व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रीफ्रेमिंग। कोई इस डेफिनेशन को रीड करेगा? एनीवन? जी जी, इब्राहिम आप रीड करें। Ibrahim, unmute your mic जी and read the हाँ, definition. cognitive behavior in which ideas, images, mental representation, and other such hypothetical elements of thought are experienced or manipulated. अभी जैसे आप सब लोग बात कर रहे थे कि थिंकिंग सोचना होती है, आपके एक्सपीरियंसेस होते हैं, आपके आइडियाज हो सकते हैं, आपकी डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस हो सकती हैं, आपकी डिफरेंट आइडियोलॉजी हो सकती है, आपकी
एक चीज को लेकर जब हम कहते हैं सबकी परसेप्शंस डिफरेंट हैं, आप में उन चीजों का मेंटल इमेज रिप्रेजेंट होगा आपकी थिंकिंग के साथ, कि आपके जहन में ऐसे कौन सी सोचें थी, ऐसे कौन से ख्यालात थे जिसके बाद आपका वो इमेज बना, देन वो आपका बिलीफ सिस्टम बनता है और उसके बाद आप एक्शंस की तरफ जाते हैं। और अगर हम बात करें रीफ्रेमिंग की, नेक्स्ट स्लाइड मिशेल, और उसमें हम लोगों ने ये मेंशन ये किया है कि एक्चुअल में व्हाट इज रीफ्रेमिंग। कोई और रीड करेगा व्हाट इज रीफ्रेमिंग? Developing a new conceptual or emotional outlook, relationship, situation experienced, and putting it into another frame or follows the facts or evidence equally well, changing its whole definition. थैंक यू सो मच इशफाक। अब रीफ्रेमिंग एक्चुअल में क्या है कि ऑलरेडी जो फ्रेम्ड हमारी थिंकिंग है, ऑलरेडी जो फ्रेम हमारे बिलीफ बन चुके हैं, वो चाहे हमारे इन्वायरमेंट से बने हैं या फिर सोशल बने हैं या फिर हमारी फैमिलीज ने बिल्ड किए हैं या फिर हमारे टीचर्स ने बिल्ड किए हैं या एजुकेशन सिस्टम ने हमारे वो जो बिलीव थे या जो हमारे कॉन्सेप्ट्स के जो मीनिंग्स थे, जो इंटरप्रिटेशन थी, एक वो फ्रेम सेट है जो इन सारे फैक्टर्स की वजह से हमारी जिंदगी में उन चीजों के बारे में हम देखते हैं कि बना। अब हमने क्या करना है कि अगर उन फ्रेम में से कुछ नेगेटिव थॉट्स हैं, कुछ नेगेटिव थिंकिंग्स हैं जो डेवलप हो चुकी हैं, अब हमने उसको क्या करना है, रीफ्रेम करना है। रीफ्रेम का मतलब है कि आपने उसको रिकंस्ट्रक्ट करना है, आपने उसको रीबिल्ड करना है। सबसे पहले आपने ये देखना है कि हमारी सोच है क्या, हमारी जो सोच है वो आ कहां से रही है, वो बिल्ड कहां से हो रही है, उसका जो एक नोशन बना है, उसका जो परसेप्शन बना है, उसकी जो आइडियोलॉजी बनी है, वो कैसे डेवलप होती है। यहाँ पर हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला ये है कि अगर आप किसी से भी पूछें, यूथ से और किसी भी एजुकेटेड, अनएजुकेटेड, एलीट, मिडिल, लोअर क्लास, किसी भी पर्सन से आप पूछें कि उस टाइम ड्यूरेशन में, उस प्रेजेंट मोमेंट में आप जो काम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, तो आप में से बहुत से कम लोग होंगे जो इसका सही जवाब देंगे कि उन्होंने उस काम को करने से पहले कुछ ना कुछ सोचा, अपने जहन में उसकी बिहाइंड आइडियोलॉजी डेवलप की। वो आइडियोलॉजी डेवलप नहीं किया जो लोगों की है, जस्ट जो सोशली एक्सेप्टेबल है, या फिर जो हमारी फैमिलीज, हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स, हमारे एजुकेशन सिस्टम हमें आइडियोलॉजी बताता है उस काम की। नो, बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो आपको अपनी आइडियोलॉजी बताएंगे। मिसाल के तौर पर अभी इस जूम मीटिंग में आई डोंट नो कि कितने पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं, 40-50। अगर आप सबसे पूछा जाए कि आप इस सेशंस को क्यों अटेंड कर रहे हैं, तो आप सबके आंसर्स डिफरेंट होंगे, किसी ना किसी के पास कोई डिफरेंट लॉजिक होगा। आप सबसे पूछा जाए आप यूनिवर्सिटी में क्यों जाते हैं, आप कॉलेज में क्यों जाते हैं, आप नमाज क्यों पढ़ते हैं, आप लोगों को माफ क्यों करते हैं, आप जब सबसे पूछेंगे तो सबका जो फ्रेम ऑफ माइंड है, जो ऑलरेडी कोर बिलीफ है, वो टोटली डिफरेंट होगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि आपका ये जो माइंडसेट बना है या फिर आपकी जो थिंकिंग पैटर्न बना है, क्या आपका बचपन से ऐसा था, स्कूल लेवल पर ऐसा था, कॉलेज में ऐसा था, यूनिवर्सिटी में आके बना? ये एक्चुअल में आइडियोलॉजी, आपका ये जो परसेप्शन है, बना कैसे? आपको वहां पर डिफरेंट जो है वो आंसर सुनने को मिलेंगे और उसमें मोस्टली जो होगा मेरे सिबलिंग्स ये कहते हैं, और या फिर मेरे टीचर ने बताया था, या फिर अम्मी हमेशा ये कहती हैं कि इस तरह करोगे तो इस तरह से होगा, और मैं ये जो कर रही हूँ मैं अम्मी अबू की वजह से कर रही हूँ। आप यूनिवर्सिटी में क्यों आते हैं? मेरी अम्मी जान कहती थी कि आप पढ़ो बढ़ो, आगे कामयाब हो, तो उसके लिए पढ़ाई जरूरी थी, तो इसलिए मैंने जो इस स्टडी को चूज किया। हमारी क्लास हो रही थी एमएस की, मैं डेफिनेटली अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी कि आपको एक थिंकिंग और रीफ्रेमिंग की आइडियोलॉजी को समझने में आसानी हो। हमारी टीचर ने पूछा कि आप एमएस में आ चुके हो और आपने ये सोचा है कि एमएस के बाद आप लोग क्या करेंगे, ठीक है? और यूजुअली आपका बीएस कंप्लीट हो जाए तो आपके टीचर्स आपसे पूछते हैं कि आप बीएस के बाद क्या करोगे। हमारी क्लास एमएस की थी,
तो हमारे टीचर्स ने पूछा कि आपको पता है कि आप एमएस के बाद क्या करेंगे? तो उसमें से 40% जो लोग थे उनका ये आंसर था कि उन्होंने सोचा ही नहीं है कि उन्हें एमएस के बाद क्या करना है। तो आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि जब उन्होंने एमएस स्टार्ट किया था उस वक्त उन्होंने कुछ सोचा होगा कि नहीं सोचा होगा, ठीक है। और उसके बाद जो बाकी 60% में से 30% लोग ऐसे थे जो ये आंसर कर रहे थे कि हम लोग वो करेंगे जो हमारे पेरेंट्स चाहेंगे। अच्छा, कुछ ने कहा कि अम्मी अबू का ख्याल है शादी कर लेनी चाहिए। किसी का यह था कि नहीं, मेरे अब्बा जान कहते हैं पहले आप जॉब करें और उसके बाद हम आपकी शादी करेंगे, ठीक है। किसी का भी ये आंसर नहीं था कि मैंने एमएस किस लिए किया है। स्पेशलाइजेशन आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है, ठीक है, जो आप समझते हैं कि 6 to 7% जो रेशो है आपके पाकिस्तान में, सिर्फ उन लोगों के पास हाई स्टडीज की डिग्री होती है। उसके बाद आप उन स्टूडेंट से जाके पूछें कि आपको पता है कि अगर आपने जॉब करनी है तो किस सेक्टर में करनी है? क्या आपको अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट पता है? नहीं, बस ठीक है, जहां जॉब मिल गई, अगर कोई जॉब ना मिली तो मैं टीचिंग कर लूंगी या मैं टीचिंग कर लूंगा। तो एक्चुअल में ये जो सारा प्रोसीजर है या जो ये सारी माइंड मैपिंग हो रही है, हम जो अपनी सारी ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं, ये एक्चुअली में क्या है? ये आपके थिंकिंग पैटर्न्स हैं। और ये आपके थिंकिंग पैटर्न्स अनफॉर्चुनेटली आप खुद नहीं चला रहे होते। आपके अब्बा जान चला रहे हैं, आपके बड़े चला रहे हैं, आपकी टीचर्स चला रही हैं, आपकी सोसाइटी चला रही है। दिस इज द रीजन कि आजकल की जो यूथ है या आजकल के जो मोस्टली बच्चे हैं, वो ये सोच ही नहीं पा रहे हैं कि उनके अंदर कितनी स्किल्स हैं, वो अंदर से कितनी उनकी पर्सनालिटी कितनी ग्रूम्ड है, लेकिन वो अपनी स्किल्स को हाइड करके बैठे हुए हैं क्योंकि उन्होंने कभी एक्सप्लोर नहीं किया, क्योंकि उन्होंने अपने थिंकिंग पैटर्न्स को ये अलाउ ही नहीं किया कि वो बियॉन्ड द लिमिट्स जाके सोचें। वो जिस फ्रेम सेट में डाल दिए गए हैं वो उसी फ्रेम सेट में फिक्स्ड है और वो यहां से वहां हिलने के लिए तैयार नहीं है। मुझे इस टॉपिक का टाइटल बहुत अच्छा लगा, आर्ट ऑफ थिंकिंग। दैट मीन्स कि थिंकिंग एक आर्ट है। आपको पता है आर्ट क्या होता है? आपका ये जो सोचना है ये आर्ट है, और आर्ट सबको नहीं आती, सिर्फ उनको आती है जो उसमें स्किलफुल हो। आर्टिस्ट कौन नहीं बन सकता? आर्टिस्ट एक स्किल है, ठीक है, और उसको आप लर्न कर सकते हैं, लेकिन आप उसको लर्न तब करेंगे जब आपको ये पता हो ऑलरेडी कि मेरी जो एग्जिस्टिंग पर्सनैलिटी है या जिस एरा में मैं एग्जिस्ट कर रहा हूं अभी राइट नाउ, वो मेरा माइंडसेट क्या है, उसके बाद मेरे थॉट पैटर्न्स क्या चल रहे हैं, मेरे इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है, कौन सी चीजें मुझे नेगेटिव इन्फ्लुएंस करती हैं, कौन सी चीजें मुझे पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करती हैं, कौन से लोग हैं मैं जिनके पास बैठूं तो मैं बहुत अच्छा फील करता हूं या करती हूँ, कौन से ऐसे लोग हैं जिनके पास मैं बैठी हूं तो मुझे हमेशा डीमोटिवेट किया जाता है, डिस्करेज किया जाता है। अनफॉर्चुनेटली जब आपको ये नहीं पता होगा ना कि मेरी अपनी इंडिविजुअल जो डिफरेंसेस हैं मैंने उनको एक्सप्लोर करना है, उसके अकॉर्डिंग सोचना है, उसको एक्सेप्ट करना है। अगर मैं कहीं पर वीक हूं तो मुझे उसको एक्सेप्ट करना है। तब तक आप खुद को कभी भी रिफ्रेम नहीं कर सकते, तब तक आप कभी भी खुद को रिकंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। अभी मैं अगर आपसे ये कहूं कि यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि किन के माइंडसेट जो हैं वो फ्लेक्सिबल हैं, ग्रोथ वाले हैं, किन के फिक्स्ड हैं। तो अगर कुछ स्टेटमेंट बोली जाए कि क्या आपको लगता है कि आपको थोड़ा बहुत डे टू डे रूटीन के साथ चेंज होना चाहिए? क्या आपको लगता है कि आपको थोड़ा सा अपने आप के अंदर थोड़ी चेंजिंग्स लानी चाहिए? जैसे 2023 आया है तो सबने सोचा होगा, अच्छा 2022 में भी आपने सोचा था कि आपकी वो जो रेजोल्यूशन थी ना बहुत लंबा था, ठीक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग सिर्फ या तो वो कागजों तक रह जाता है और उसके बाद या तो वो हमारे जो लैपटॉप हैं उनमें सेव्ड होता है, लेकिन हमारी लाइफ में कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं होता, क्योंकि हम अपने गोल स्टार्ट करते हैं बहुत बड़े से, बहुत बड़ा, मैंने आज ही सब कुछ चेंज कर लेना है। अभी भी ये जो वर्कशॉप है इसको भी कंडक्ट करवाने का सिर्फ एक ही मकसद है, आप अपने अंदर चेंजिंग स्टार्ट करें ग्रेजुअली, स्टेप बाय स्टेप। अगर आप वाकई में खुद को एक ऐसा इंसान देखना चाहते हैं जो कि हर लिहाज से बेहतरीन हो,
जो इमोशनली भी स्ट्रांग हो, जो मेंटली हेल्दी हो, जो अपनी थॉट्स को अकाउंटेबल कर सके और जहां जरूरत पड़े उसको रिफ्रेम कर सके। लेकिन वो सिर्फ तभी पॉसिबल है जब आप सबसे पहले अपना सेल्फ एनालिसिस करते हैं कि एक्चुअल में मेरी थॉट पैटर्न्स बने कैसे हैं, ऐसी कौन सी सिचुएशन थी कि मेरे नेगेटिव थॉट्स बिल्ड हुए, फिर उसके बाद उस सिचुएशन के बाद उन नेगेटिव थॉट्स के बाद मेरा बिलीफ कैसे डेवलप हुआ, और मेरे बिलीफ कौन कौन से हैं जो कि मेरे कोर बिलीफ हैं और जो कि चेंज नहीं होते। मेरी दोस्तें मुझे बेशक जितनी मर्जी समझा लें, मेरे पेरेंट्स मुझे जितना मर्जी समझा लें, मेरे टीचर्स मुझे जितना मर्जी समझा लें, लेकिन मेरा एक कोर बिलीफ वो 3 साल पहले जो बना था ना, और वो नेगेटिव थिंकिंग की वजह से बना था। अब आपने अपने बिहेवियर को भी उसके अगेंस्ट नहीं किया, आपने अपने बिहेवियर को उसके साथ साथ चलने दिया, और जिसकी वजह से आपकी लाइफ में फिजिकली, सोशली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, साइकोलॉजिकली, ये 5 एरियाज हैं आपकी लाइफ के। आपने इन 5 एरियाज में देखना है कि मैं डिसरेगुलेट कहां पर हूं, मैं डिसफंक्शनल कहां पर हूं, मैं अनहेल्दी कहां पर हूं, मेरे कौन से ऐसे बिहेवियर्स हैं, मेरे कौन से ऐसे थॉट पैटर्न्स हैं जो ना कि जिनकी वजह से मैं खुद को प्लेयर फील करती हूँ, बल्कि बाकी भी उसको जो है वो अच्छा महसूस नहीं करते। खुद तो मैं ऑब्वियसली मैं सफर कर ही रही हूँ। तो ये वो सारी चीजें हैं जिसमें आपको इनिशियली सबसे पहले आज आपको सबसे पहले ये देखना होगा, खुद को एक्सप्लोर करना होगा, हु आई एम, उसके बाद मेरी लाइफ का मकसद क्या है, अभी जो मैं काम कर रही हूँ मैं क्यों कर रही हूँ, और उसमें जो नेगेटिव थिंकिंग है, जो नेगेटिव फोर्सेस हैं, जो नेगेटिव कॉन्ट्रीब्यूटिंग कौन से हैं, सबसे पहले आप उनको आइडेंटिफाई देखना होगा कि अगर मेरी लाइफ में मैं पॉजिटिव सिचुएशंस में भी नेगेटिव हो रही हूं या हो रहा हूं, या मेरी लाइफ में कोई ऐसा इवेंट आ जाए जिसके बाद मेरा एक्सपीरियंस बहुत बैड हो और उसके बाद मेरी जो नेगेटिव थिंकिंग का साइकिल है वो दोबारा से शुरू हो जाए, तो मैंने उसको अनडू कैसे करना है, मैंने उसको अनलर्न कैसे करना है, और उसके बाद मैंने अपनी थॉट्स को रीफ्रेम कैसे करना है, रिकंस्ट्रक्ट कैसे करना है, और फिर जो मेरी नेगेटिव थिंकिंग है उसको पॉजिटिव में कैसे चेंज करना है। तो सबसे पहले जब आप अपने फर्स्ट स्टेप को कंप्लीट करेंगे, और ये आपने वर्बली बिल्कुल भी नहीं करना, आपने इसको रिटर्न में लिखना है, अपनी डायरीज में लिखना है कि मेरे नेगेटिव थॉट्स क्या क्या हैं, उनके ट्रिगरिंग फैक्टर्स क्या हैं, कौन से लोग, कौन सी सिचुएशन, कौन सा एनवायरमेंट, कौन सी चीजें, कौन से आइडियाज आपको ट्रिगर करते हैं जिनकी वजह से आप नेगेटिव सोचना शुरू करते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल शेयर करना चाहती हूँ, शायद आप लोगों को मजीद अंडरस्टैंडिंग हो। मैंने अपनी किसी दोस्त को फोन किया और उसने मेरा फोन नहीं उठाया, और मैंने उससे दोबारा कॉल की, उसने फिर फोन नहीं उठाया, मैंने दोबारा कॉल की, उसने फिर फोन नहीं उठाया। अब मेरे जहन में नेगेटिव थिंकिंग स्टार्ट हो जाएगी, अच्छा ये मुझे इग्नोर कर रही है। मैंने इसको 3 दफा फोन किया और उसने मेरा 1 दफा भी फोन नहीं उठाया। मैं ये जब मुझे फोन करती है मैं हमेशा उसका फोन उठाती हूँ, ये कितनी गलत बात है। अच्छा 3-4 घंटे गुजर गए, उसका कोई जवाब नहीं आया, आप मजीद नेगेटिव थिंकिंग की तरफ जाएंगे। अब देखो 3-4 घंटे हो गए, इसको मेरी जरा भी परवाह नहीं है, ये मेरी कैसी दोस्त है, आप मजीद नेगेटिव से नेगेटिव। अच्छा जब आप मजीद नेगेटिव थिंकिंग की तरफ जा रहे होते हैं तो आपने नोटिस करना है आपके इमोशंस में चेंजिंग्स आएंगी, आपको समटाइम्स शायद रोना भी आए, आपका सर भी दर्द करेगा, या आपके बैक हेड पर पेन होगी, या आपके शोल्डर्स पेन करेंगे, आप बहुत लेथार्जिक फील करोगे, आपके इर्द गिर्द की जो सराउंडिंग में लोग बैठे होंगे आप उनसे भी अच्छे तरीके से इंटरेक्ट नहीं करोगे, आप किसी से अच्छे तरीके से बात नहीं करोगे, आपका मूड बहुत ज्यादा ऑफ हो जाएगा। और उसके बाद भी अगर किसी का रिस्पांस नहीं आया, रात हो गई, सारा दिन हो गया, आपको रिस्पांस नहीं आया, तो आप ये डिसाइड कर लेते हो कि अब मेरी इस दोस्त से कोई ताल्लुक नहीं रहेगा और मैं इससे बात नहीं करूंगी, अब ये मुझसे जो भी बात करेगी मैं इससे बिल्कुल भी बात नहीं करूंगी, मैं भी ऐसे ही करूंगी। आपका ये जो नेगेटिव थिंकिंग का प्रोसीजर है ये स्टार्ट होता रहता है, और ये ना रुकने वाला साइकिल है। अगर आप एक दफा एक नेगेटिव थॉट्स को उस टाइम पर स्टॉप नहीं कर पाते तो अल्टीमेटली आप पर डिपेंड करता है कि जब तक आप उसको मैनेज और कंट्रोल नहीं कर लेते, और ये साइकिल चलता ही जाता है, रात गए सुबह गए,
सुबह जो है वो आपको अगर पता चले कि आपकी दोस्त आपको फोन करे और वो आपसे एक्सक्यूज करे और वो कहे कि आई एम सॉरी, मैं आपका फोन अटेंड नहीं कर सकी, वो अम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, इमरजेंसी में हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा, रात को लेट वापस आए हैं तो बस उन्हीं के पास थी, अभी थोड़ा सा रिलैक्स हुई हूँ और मैंने फोन देखा तो आपकी कॉल्स आई थी। उस टाइम पर आप खुद को कैसा फील करेंगे? उस टाइम पर आप अपनी सिचुएशन को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? अब वो जो पिछले 2 दिन थे जो सिर्फ आपकी नेगेटिव थिंकिंग की वजह से आपने सफर किया, उसकी वजह से आपके बिहेवियर में चेंज आया, आपके जो आपके माइंड में थॉट्स थे उनमें चेंज आया, उसकी वजह से आपकी जो फिजिकल हेल्थ थी उस पर भी इम्पैक्ट हुआ। और अगर आप उसकी जगह सिर्फ एक थॉट कि अगर वो मेरा फोन नहीं उठा रही तो मुझे ये सोचना चाहिए कि वो पहले तो हमेशा मुझे इंस्टेंट रिस्पॉन्स करती है और शायद आज कुछ मसरूफियत होगी, घर में कोई इशू हो गया होगा, आपको वहां पर क्या करना था? आपको सिर्फ एक मैसेज करना था कि मैं आज आपको सुबह भी मैंने कॉल की, रात भी मैंने आपको कॉल की, खैरियत है, सब ठीक है। अगर आप इस तरह का एक मैसेज या एक कॉल या एक वॉइस नोट अगर आप उस पर्सन को सेंड कर दें तो आपकी अपनी जो मेंटल हेल्थ है वो खराब नहीं होगी। यहाँ पर मसला सिर्फ एक मैसेज कॉल का नहीं है, यहाँ पर हम अपनी इस एग्जाम्पल को अपनी लाइफ की हर एग्जाम्पल के साथ लिंक कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। सोशली अगर आपको किसी ने इंपॉर्टेंस नहीं दी, मेरे पास क्लाइंट आते हैं वो सिर्फ इसलिए आता है कि मिस मुझे पीपल्स मैनेजमेंट सिखा दें, मुझे ये सिखा दें कि मेरे 6 दोस्त बैठे हैं तो उनमें मैं सेंटर ऑफ अटेंशन कैसे बन सकता हूँ या बन सकती हूँ, क्योंकि मैं वहां पर जब जाती हूँ तो सब मुझे बुली करते हैं। ठीक है, एक वो माइंडसेट है, एक वो सिचुएशन है, एक वो परसेप्शन है जो आपके दोस्तों की बन गई, एक वो माइंडसेट है, एक वो आइडियोलॉजी है जो आपकी बन चुकी है। अब आपके दोस्तों के लिए उस टाइम पर शायद वो मजाक हो, ठीक है, बट यू आर अ वेरी सेंसिटिव, ठीक है, और आपने उनके मजाक को बुरी समझा, ठीक है, और उसकी वजह से आपके जहन में नेगेटिव थॉट आई कि करते और मैं सेंटर ऑफ अटेंशन, वहां से आपके जहन में अपने बारे में इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी होगा, फिर उसके बाद आपको फर्दर मायूसी भी होगी, फिर आपको अपने अंदर सारे एरियाज वीक नजर आना शुरू होंगे। नेगेटिव थिंकिंग का सबसे बड़ा जो कह लें एक हमारा नुकसान होता है वो ये होता है कि उस टाइम पर हमें अपने इर्द गिर्द हर चीज, हर लोग, दुनिया, हर काम बुरा लगना शुरू हो जाता है, उसके बाद अपना आप बुरा लगना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर हम उसी ग्रुप में बैठे हुए हैं, सब आपके साथ मजाक कर रहे हैं, तो बेहतरीन ये है कि अगर आप उसको मिस परसीव कर रहे हैं या आपको बुरा है तो आप फौरी तौर पर उस वक्त बड़े अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करके हैं। मैंने आपसे एक बात पूछनी थी, आपने अभी इस वाली स्टेटमेंट बोली है तो क्या आपने सीरियसली कहा है या फिर आपको वाकई आप मजाक कर रहे थे? तो प्लीज आप ये मुझे एक्सप्लेन करें। उसी वक्त अगर आपको लगे कि आपका दोस्त आपके साथ मजाक कर रहा था तो आप फौरी तौर पर वहां पर रिलैक्स हो जाएंगे। दूसरे केस में अगर आपको वाकई लगे कि आपका मजाक बनाया जा रहा है और आपको बुली किया जा रहा है, उस टाइम पर नेगेटिव थॉट ही आई एम इररिस्पॉन्सिबल और मेरा जो दोस्त कह रहा है वो बिल्कुल ठीक कह रहा है, उस टाइम पर आपको ये सोचना चाहिए कि आपके दोस्त आपके बारे में जो कह रहे हैं, जो बोल रहे हैं, वो वाकई में लॉजिकल है? क्या ये फैक्ट है? आप खुद से पूछे ना, आपने दूसरों को कैसे अलाउ किया कि वो आपको डिफाइन करें? ये तो आपका काम है अपने बारे में सोचना। लोग तो हमेशा आपसे कहेंगे कि भी आपके अंदर ये भी वीक पॉइंट है, आपके अंदर वीक पॉइंट्स होते हैं, लेकिन अगर लोग आपको एक्चुअल में बुली कर रहे हैं तो आप एक दफा सोचना होगा कि नेक्स्ट पर्सन अगर ये बोल रहा है तो क्या मैं वाकई में ऐसा हूं, लॉजिकली ऐसा है? फिर आप ये सोचें मैं एविडेंस क्या है, अगर तो मैं वाकई ऐसा हूं तो उसका एविडेंस क्या है, पीछे ऐसा कौन सा मेरा बिहेवियर था, कौन सी मेरी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी या फिर कौन सा मेरा एक्शन था जिसने ये अलाउ किया कि ये मुझे लेबल करें कि मैं इडियट हूं या फिर मुझे चीजों का पता नहीं चलता है या मैं इररिस्पॉन्सिबल हूं, मैं डेडिकेटेड नहीं हूं, मैं कमिटेड नहीं हूं, व्हाटएवर वो जो भी आपको लेबलाइज करें। आपने वहां पर अगर उनकी बात आपको लग रही है, आपको प्रीवियसली कोई इवेंट याद आ गया, आपने सोचा कि हाँ मेरे दोस्त शायद ठीक कह रहे हैं,
वहां पर आपको नेक्स्ट ये सोचना चाहिए कि मेरे लिए ये मेरे दोस्तों का शायद बुली करना होगा, लेकिन मेरे लिए ये एक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक है। मेरे लिए ये एक ऐसे एक अपॉर्चुनिटी है कि कोई मुझे मेरे बारे में बता रहा है कि दिस इज योर वीक एरिया, दिस इज योर वीक पॉइंट। सो अब मैंने क्या करना है, मैंने उसको कंस्ट्रक्टिव फीडबैक समझ के और मैंने अपने घर जाकर दोबारा से अपना एक इंप्रूवमेंट चार्ट बनाना है कि मेरे आज दोस्त ने मुझसे कहा था कि यू आर नॉट कमिटेड, ठीक है, और आप बड़े इररिस्पॉन्सिबल है। आप फिर आइडेंटिफाई करेंगे कि लास्ट में मैंने ऐसे कौन से एक्शंस किए थे जिसकी वजह से उसको लगा है कि ये 2 वीकनेसेस मेरे में है। अगर आपका माइंड हेल्दी है और आपको ये पता है कि एक इंसान जो है उसको वक्त के साथ साथ खुद को बदलना चाहिए, अपनी थॉट्स को बदलना चाहिए, खुद को बदलना चाहिए, बदलाव लेके आना चाहिए, और चेंज एक अच्छी बात है, ठीक है, तो वो ये सोचेगा कि अच्छा मैंने अब आइडेंटिफाई कर लिया कि मुझ में ये 2 वीकनेसेस है। फिर वो ये आइडेंटिफाई करेगा कि अच्छा मैं इनको रेट करता हूँ, मैं 10 में से कितने % कमिटेड हूँ और मैं कितने % रिस्पॉन्सिबल हूँ। जब वो आप खुद को रेट करेगा तो उसको पता चलेगा अच्छा मैंने खुद पर 4% काम करना है इस वाली स्किल में, इस वाले एट्रीब्यूट में, या मैंने इस पर 5% काम करना है। उसके बाद आप ये डिफाइन करें इसके सोल्यूशन क्या है, आप फिर उन सोल्यूशंस को लिखें। फिर उसके बाद आप अपना माइंड सेट बनाएं, और माइंड सेट क्या है, अगेन थिंकिंग, एंड दिस इज द आर्ट। आप खुद को बनाना, खुद को संवारना, खुद को रिप्रेजेंट करना, ग्रूम करना, ये सारी आर्ट है। और ये आर्ट क्या है, इट्स ऑल अबाउट थिंकिंग। आपकी एंटरप्रेन्योरशिप कहाँ से आती है, आइडियाज, आइडियाज कहाँ से आते हैं, थिंकिंग, थिंकिंग कहाँ से है, दिमाग से, ठीक है। आपने उसको मजीद अपनी हर नेगेटिव जो जितनी भी हमारी अगर कंपनीज हैं, बाकी हर जगह है, उनमें अगर हम लोग मिस्टेक करते हैं तो हम क्या करते हैं, क्या ये कहा जाता है कि नहीं आपका ये जो प्रोजेक्ट है ये अब कैंसल्ड हो चुका है, फ्लॉप है और अब इसको फर्दर एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा? नो, कहा यह जाता है कि ये आपका प्रोजेक्ट था, ठीक है, और उसमें आपने ये मिस्टेक्स की हैं, अब आप इसको इंप्रूव करके लाएं, आप इसको रीफ्रेम करें, रीडिफाइन करें। तो वहां पर जब रीफ्रेमिंग हो रही है तो आपको क्या लगता है, रीफ्रेमिंग उस ऑब्जेक्ट की हो रही है, उस प्रपोजल की हो रही है, ठीक है, और उस कॉन्सेप्ट की हो रही है। और रीफ्रेमिंग क्या, आपने क्या रीफ्रेम करना है, थिंक अबाउट इट मोर, दोबारा से अपनी सोच को बदलो। जो आप पहले गलती कर रहे थे उस गलती को चेंज करो पॉजिटिविटी में। अगर कहीं पर लैग था, कहीं पर गैप था, तो उसको आप दोबारा से क्या करो, रीडिफाइन करो, रीथिंक करो, रीबिल्ड करो, ठीक है। तो ये बेसिकली एक हमारा था। लेकिन आज के इस सेशन में मैंने आपके लिए 4 स्टेप्स बताए हैं कि किस तरीके से आप 4 स्टेप्स में अपनी जो रीफ्रेमिंग है उसको आप कर सकते हैं। वेट अ सेकंड, 7:34, ओके। अच्छा, नेक्स्ट हमारा है कि मैं अगर आपसे पूछूं कि वाई रीफ्रेम करने की जरूरत ही क्यों है, मतलब क्यों आपको लगता है कि मुझे अपनी थॉट्स को बदलना चाहिए, कोई भी आंसर दे दे, एनीवन, क्यों लगता है कि थॉट को बदलने की जरूरत है, क्या होती है, वाई आपके लिए क्यों जरूरी है, एनीवन? क्योंकि मैं बहुत नेगेटिव सोचना शुरू हो गई हूँ। उससे क्या हो रहा है, रेज योर हैंड्स, या आयशा मरियम, फॉर हेल्दी माइंडसेट, या यस मैम, अपने आप को ग्रो करना जरूरी होता है, उसके लिए रिफ्रेम करना जरूरी होता है। ट्रू, ट्रू, वेरी गुड। एनीवन एल्स? ग्रूमिंग, या मोमिना बिल्कुल ठीक है, ग्रूमिंग। कोई और? बिकॉज समटाइम्स हम स्टक अप हो जाते हैं अपनी थिंकिंग की वजह से। सोचे स्टक अप हो जाते हैं, टू बी अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ, बट इसका मतलब है कि सब जाग रहे हैं ताकि हम ज्यादा प्रोडक्टिव हों। सुहेब शाह, मैं नहीं पढ़ता था कंट्रोल योर थॉट्स से पहले कि वो, सॉरी मैं आपका पूरा कमेंट नहीं पढ़ सकी। जी सुहेब शाह। जी सुहेब, अनम्यूट योर मेरे ख्याल माइक। रिफ्रेम इसलिए जरूरी है
कि जैसा आप सोच रहे हैं शायद वो किसी दूसरे के लिए नुकसानदेह हो, तो उसको रीफ्रेम करना चाहिए। आप देखिए, हम जितने भी इस मीटिंग में लोग हैं, सबके नजदीक रीफ्रेमिंग की डेफिनेशन डिफरेंट है। आप जानते हैं डिफरेंट है, वो इसलिए डिफरेंट है कि हम सबको अपने अकॉर्डिंग रीफ्रेम करना है। मुझसे अगर आप पूछेंगे कि मेरे लिए रीफ्रेमिंग क्यों जरूरी है, मेरा डिफरेंट होगा। आपसे पूछा गया रीफ्रेमिंग क्यों डिफरेंट है, आपके लिए वो डिफरेंट होगा। और आपको पता है, रीफ्रेमिंग हमारी वहां ही होती है जहां पर लग रहा हो कि हम थोड़े वीक हैं। अगर किसी ने ग्रूमिंग की बात की है तो उसके जहन में कहीं ना कहीं है कि मुझे ग्रूमिंग की जरूरत है और मुझे फर्दर खुद को ग्रूम करना है। फर्दर ग्रूम करने के लिए सबसे पहले तो मुझे अपने थिंकिंग पैटर्न्स को चेंज करना होगा, फिर मुझे एक्सेप्ट करना होगा, ठीक है। और के बाद मुझे खुद को रिफ्रेम करने के लिए अपना माइंडसेट पहले डेवलप करना होगा, और उसके बाद मैं खुद को चेंज कर सकता हूँ। अगर किसी के नजदीक एक रिफ्रेमिंग हेल्दी माइंडसेट है, तो इसका मतलब है कि उसको ये लग रहा है कोई ना कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है जिन्हें वो ऑलरेडी सफर करके वो मजीद इसको इम्प्रूव करके अपना जो माइंड है या अपनी साइकोलॉजिकल वेलबींग है उस पर काम करना चाहते हैं। रीफ्रेमिंग में एक और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि रीफ्रेमिंग जरूरी है डेली बेसिस पर, वीकली बेसिस पर, या फिर आपको क्या लगता है कि एनुअली रीफ्रेम करना चाहिए खुद को? व्हाट डू यू से? आयशा मरियम जी, जो नहीं बोला वो प्लीज बोले। डेली मोमिना मैम मराद, कमेंट पे या फिर मैं वेट करूं कि कोई और बोले? आप बोले प्लीज जी। ओके आयशा, मैम, इट डिपेंड्स कि आपके माइंडसेट मतलब कंडीशन पे जाना है, आप किस से कंडीशन से गुजर रहे हो, तो उस बेसिस पे आपको डेली हो सकता है, वीकली भी हो सकता है, एनुअल हो सकता है। ओके। आपकी मतलब नीड क्या है उसके अकॉर्डिंग हो सकता है, मुझे लगता है। अगर मैं आपको बताऊं कि वो आपको इन एवरी सिचुएशन इन एवरी टाइम करनी चाहिए, तो फिर आपको पता है आप रीफ्रेमिंग बहुत जरूरी है डेली बेसिस पर। और मेरा ख्याल है कि आपको हर घंटे में अपनी थॉट को रीफ्रेम करना पड़ता है। रीफ्रेम किस किस तरह से होगा, आप चेंज करें। जी, आयशा ने रेस किया हुआ है। मैं ये कहना चाह रही थी कि जैसे समटाइम जिस वक्त आप थोड़े यंग होते हो उस वक्त तो आप जल्दी जल्दी अपनी रिफ्रेमिंग कर सकते हैं आप, बिकॉज यू हैव अ हेल्दी थॉट्स एंड पॉजिटिव थिंकिंग। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम you have sons, मतलब problems with your married life and problems with your husband and family and something, then वहां पे बहुत प्रॉब्लम आ जाता है कि आप रिफ्रेमिंग करना आपके लिए मेंटल हेल्थ बहुत वीक हो जाती है। जब मेंटल हेल्थ वीक है तो उस वक्त रिफ्रेमिंग करने के लिए बहुत प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है। अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मेंटल हेल्थ को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए? जी मिस आयशा, आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट किया है कि अगर आप मैरिड हैं, आपके बच्चे हैं, आपके हस्बैंड हैं, आपके इन-लॉज हैं, या फिर आप वर्किंग लेडी हैं या फिर और हैं, तो आपके लिए रिफ्रेम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं यहाँ पर आपको यही टिप्स बताने आई हूँ कि रीफ्रेमिंग इज जस्ट द मैटर ऑफ थॉट्स। मिसाल के तौर पर आप उस टाइम पर एक सिचुएशन में स्टक हैं, समझाया ही यही जा रहा है कि आपने उस सिचुएशन में खुद को सिर्फ एक थॉट चेंज करनी। जहन में नेगेटिव थॉट आ रही है, आपके हस्बैंड ने मिसाल के तौर पर आपको गुस्से से कुछ बोला और आप हर्ट हुई, आप इमोशनली बहुत सेंसिटिव हैं और आपके हस्बैंड को आपसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, चाहे आप गलत थी, उन्होंने प्यार से बात करनी थी, उन्होंने आपसे गुस्से में बात की या डांटा, वटेवर जो भी कहा। अब आपकी नेगेटिव थिंकिंग वहां पर डिप के नहीं, ये तो मेरा ख्याल ही नहीं रखते, इनको तो पता ही नहीं है, ये तो इनको एहसास ही है कि मैं ऑलरेडी जो है वो किस सिचुएशन में हूँ, मैं कैसे डील कर रही हूँ, और नेक्स्ट जो है मैंने किस तरह से चीजों को लेके चलना है। बच्चे हैं, घर है, मैं हस्बैंड को देखती हूँ, ये फिर भी मुझे डांट रहे हैं, सुबह से मैं काम कर रही थी। तो वहां पर अगर आपने इतना जो कह लें कि 100 ऑफ थॉट्स आप लेके आएंगे नेगेटिविटी की, वहां पर आपने जस्ट वन पॉजिटिव थॉट जो आपकी हो सकती है, जो चेंज कर सकती है आपको, आपके माइंडसेट को, वो ये हो सकती है कि शायद थके हुए आए हैं,
और ऑफिस में कोई बात होगी, पता नहीं, रास्ते में ट्रैफिक बहुत था और शायद कुछ प्रॉब्लम चल रही है आज इनके साथ। अगर आप ये 3 से 4 स्टेटमेंट्स अपने जहन में उस टाइम पर लेके आते हैं तो इसकी वजह से सिर्फ आपका माइंडसेट हेल्दी नहीं रहता, आपके जो घर के रिलेशनशिप्स हैं या फिर जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं या जो छोटी छोटी बातों पर हमारी बहस हो जाती है, हो जाते हैं, तो उसको भी मिनिमाइज सकता है। क्योंकि अगर हम किसी लड़के डिमांड्स फुलफिलिंग होती है वो अंडरस्टैंड नहीं कर रहा, दूसरा पर्सन स्पाउस की वजह से, अपने पार्टनर की वजह से अपनी मेंटल हेल्थ पर क्यों इफेक्ट डाले, तो उसे अपनी माइंडसेट को हेल्दी रखने के लिए अपना माइंडसेट सबसे पहले हेल्दी रखना होगा, जिसकी वजह से उनका जो रिलेशनशिप है वो अच्छे तरीके से लॉन्ग टर्म में इफेक्टिवली चल सकेगा। अब उसने क्या करना है, उसने वहां पर सिर्फ अपनी ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच को यूज करना है, जिसे हम पॉजिटिव थिंकिंग बोलते हैं। मैं ये समझती हूँ कि आपके हर प्रॉब्लम में, आपके हर कॉन्फ्लिक्ट में, आपकी हर जो अनहेल्दी एक्टिविटीज हैं, हर बिहेवियर में, बेशक वो जितना मर्जी डिसफंक्शनल हो, वहां पर फिर भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव थिंकिंग का मार्जिन होता है। कहीं ना कहीं हमारे पास ये अथॉरिटी होती है कि हम ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच को यूज करते हुए पॉजिटिवली सोच सकें। हमारे पास ये अथॉरिटी होती है, हमारे पास इतना कह लें कि एक हमारे पास स्पेस होती है कि हम उसमें नेगेटिव थिंकिंग को थोड़ी देर के लिए साइड पर करके अपनी पॉजिटिव अप्रोच को यूज करके चीजों को सेटल डाउन कर सके। जब हम चीजों को ऑन द सपोर्ट प्रेजेंट मूवमेंट में सेटल डाउन नहीं करते, पॉजिटिव अप्रोच यूज नहीं करते, तो फिर उसकी वजह से नेक्स्ट जाकर हमारी डे बाय डे जो हमारी नेगेटिविटी जाएंगी, फिर आपका क्या होगा, आपने जब थॉट्स एक्सप्रेस की वो आप सप्रेस करते गए और अल्टीमेटली जाकर एंड पर वो आपके लिए साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, आप सफर करते हैं। फिर जब वो भी हल नहीं होते, फिर क्या होता है, फिर आपको डिप्रेशन होता है, फिर आपको एंजाइटी होती है, फिर पर्सनैलिटी इश्यूज आते हैं, फिर कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होते हैं। लेकिन वो स्टार्ट उसी नेगेटिव थिंकिंग की वजह से, एंजाइटी कभी भी एक दिन में नहीं होती, कभी भी एक दिन की नेगेटिव थिंकिंग की वजह से आपकी जिंदगी तबाह नहीं होती। आपकी जिंदगी में फर्स्ट टाइम वो जो नेगेटिव थॉट थी वो एक दिन कहीं ना कहीं से ट्रिगर करके उसका कोई ना कोई ओरिजिन था, लेकिन वो उसके प्रेवलेंस रेट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता कैसे गया, जब रोज के प्रॉब्लम बढ़ते गए, आपने प्रीवियस को सॉल्व नहीं किया, आपने प्रीवियस अपनी नेगेटिव थिंकिंग को पॉजिटिव में चेंज नहीं किया, तो वो मल्टीप्लाई होना शुरू होगी। सो इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप चीजों को किस तरीके से लेके चल रहे हैं, आप अपनी सिचुएशंस को किस तरीके से डील कर रहे हैं, और फिर उसके बाद आप अपनी नेगेटिव सिचुएशंस में भी अपनी पॉजिटिव अप्रोच को किस तरह से यूज करें। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आपकी लाइफ में जितनी मर्जी हर्डल्स हो, जितना मर्जी प्रॉब्लम्स हो, कोई आपको जितना मर्जी हर्ट करे, आपको डिस्करेज करे, डीमोटिवेट करे, आपके जहन में अगर कहीं किसी माइंड के किसी बिल्कुल कोने छोटे से हिस्से में भी अगर एक वर्ड पॉजिटिव आ गया ना, तो आपके जहन में सॉल्यूशंस बिल्ड होना शुरू हो जाते हैं, आपके जहन में पॉजिटिव कोपिंग स्टेटमेंट्स आना शुरू हो जाती हैं, आप खुद को समझाना शुरू करते हैं, नो मैं गिव अप नहीं कर सकता, मुझे इस सिचुएशन को अच्छे से वाइजली डील करना है, मैं चीजों को असर्टिवली डील करूंगा। आप ये सोचेंगे अच्छा किसी दूसरे ने किया तो वो उसका माइंडसेट था, मैं तो ऐसा नहीं कर सकता ना, वहां पर आपने एक डिफरेंस क्रिएट करना है। जी नेक्स्ट स्लाइड, वी हैव वेरी शॉर्ट ऑफ टाइम। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट हमारे 4 स्टेप्स हैं। इज इट नॉट नेसेसरी टू टेल हर टू नॉट ट्रीट मी लाइक दिस। ओके, मैं क्वेश्चन आंसर जो सेशंस है वो आप एंड पर मुझे बताइएगा ताकि हम फर्स्ट इसको कंप्लीट कर लें, उसके बाद इंशाल्लाह क्वेश्चन आंसर सेशंस होंगे। जैसे मैंने शुरू में कहा कि आपने एक अपना जर्नल क्रिएट करना है, जिसमें से सबसे पहले आपने डिफाइन करना है कि व्हाट इज योर कोर बिलीव्स। उसके बाद आपने ये देखना है कि आपकी वो जो कोर बिलीव्स बने हैं, व्हाटएवर अपने बारे में जो मर्जी हैं, लोग मुझे ये कहते हैं, अम्मी मुझे ये कहती हैं, मेरे दोस्त मुझे ये कहते
हैं, मैं पढ़ नहीं सकता, मैं एक जो है वो समटाइम्स हमारे ज़हन में स्पिरिचुअल भी आती हैं कि मैं एक नेक खातून नहीं बन सकती, या फिर मैं नेक नहीं हो सकता, या फिर मुझसे तो अल्लाह नाराज ही है, वट जो भी आपके जहन में आता है। आपने सबसे पहले तो अपने कोर बिलीव्स को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने ये देखना है कि आपके उस कोर बिलीफ को कौन से नोशन सपोर्ट कर रहे हैं, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो उसको ट्रिगर करते हैं, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपके कोर बिलीफ को चैलेंज करते हैं, जो कहते हैं कि नहीं, ये जो मैं सोच रहा हूँ वो ठीक है, जो लोग मेरे बारे में कह रहे हैं वो ठीक है, जो मेरे पेरेंट्स मेरे बारे में कह रहे हैं ठीक है। वो भी आपने तो कभी अपने आप से बात ही नहीं किया है। हम में से कितने लोग हैं जिनको खुद से प्यार है, या जो चाहते हैं कि ऊपर से लेकर नीचे तक जो मेरी जात है, जो मेरी थॉट्स है, वो सिर्फ मेरी हैं, और मैंने इनको डिफाइन किया है अपने अकॉर्डिंग, सोसाइटी के अकॉर्डिंग नहीं, पेरेंट्स के अकॉर्डिंग नहीं, फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग नहीं। हमारा तो सबसे बड़ा मसला ये है, मेरी एसोसिएशन है, उसमें मोस्टली जो लोग हैं उनसे पूछें कि आप क्यों आते हैं, मेरी दोस्त यहाँ पर आई थी, मैं इसलिए आई थी। तो मेरा तो उनके साथ सबसे पहले हाफ एन आवर का सेशन चलता है कि जो दोस्त कर रही है वो आपकी लाइफ नहीं है, वो आपकी स्पेस ही नहीं है। आपका बैकग्राउंड डिफरेंट है, आपकी एज डिफरेंट हो सकती है, आपके ड्रेस डिफरेंट हो सकते हैं, आपका एजुकेशन सिस्टम डिफरेंट हो सकता है, पेरेंटिंग डिफरेंट, आपका जो पीयर ग्रुप है वो आपका डिफरेंट है। तो आप ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि जो मेरी दोस्त करेगी मैं भी वही करूंगी? आप एसोसिएशन को ज्वाइन करना आपके नजदीक क्यों इम्पोर्टेंट है कि मैं नमाज पढ़ूं, मैं कुरान पढ़ूं? आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका बहुत गोल है, तो आप लोगों को किसने ट्रिगर किया? क्यों आप सब लोग इस एसोसिएशन का पार्ट बनना चाहते हैं? उसके बिहाइंड ये भी थॉट हो सकती है अल्लाह को राजी करना है, और उसके बाद तीसरा होगा कि मुझे सवाब मिलेगा, या फिर मैं लोगों की हेल्प आउट कर सकती हूँ। इसमें आप अभी भी डिफाइन कर रहे हैं जो सोशली एक्सेप्टेबल है या स्पिरिचुअली एक्सेप्ट क्यों चाहिए, इसको आपने वहां से फिर आके आपको पता चलेगा जो आपके कोर बिलीफ से कौन से नोशन जो है उसको सपोर्ट कर रहे हैं। ये आपका सेकंड स्टेप है। मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि व्हाई डू वी बिलीव दिस कोर बिलीफ, ठीक है। What makes this core belief true? आपका वो जो उसको सपोर्ट कर रहा है, ट्रिगर कर रहा है, तो उसके बाद आप क्वेश्चन करें, अपने बिलीफ को भी क्वेश्चन करें कि मैं अगर ऐसा सोच रही हूं या सोच रहा हूं तो क्यों सोच रहा हूं? मैं अगर राइट नहीं लेफ्ट जा रहा हूं तो मैं क्यों जा रहा हूं? अगर मैं यहाँ पर बैठा हूं तो मैं क्यों बैठा हूं? अगर मैं ये सेशन अटेंड कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं क्यों अटेंड, ये सेशन मुझे कितना हेल्पफुल रहेगा? आपने ये नहीं सोचना कि जी नहीं वो मेरी दोस्त को भी हेल्पफुल रहेगा, मेरे दोस्त ने मुझे लिंक भेजा तो मैंने इसको ज्वाइन कर लूं। अगर आप सुबह के टाइम उठ के पानी पी रहे हैं ना, तो इसके भी बिहाइंड आपको पता होना चाहिए कि मैं पानी क्यों पी रहा हूँ। अगर आप अपनी क्लास में कोई एक पूरे टाइटल को देखें कि आपको ये टाइटल क्यों मिला, आप इसकी प्रेजेंटेशन क्यों दे रहे हैं, या फिर आपने जो प्रेजेंटेशन दी है उसको देने के बाद आप क्या क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपनी फील्ड में, अपने एजुकेशन सिस्टम में, अपनी कम्युनिटी में, ओवरऑल इसका आपको तुम्हारी जात को क्या फायदा है? तो इस तरीके से जब आपका थिंकिंग पैटर्न डेवलप होता है ना, तो फिर हमारे पास आपका जब इस तरह का हेल्दी माइंडसेट डेवलप होता है, तो तब आपके पास बिल्कुल भी ये सोचने का टाइम नहीं होता कि कौन हमें बुली कर रहा है, कौन हमें अटेंशन पे करता, कौन मेरे साथ चलता, कौन मेरी दोस्त रही है, मेरे साथी है। ये जितने भी कि वो नेगेटिव थिंकिंग होती है वो आहिस्ता आहिस्ता मिनिमाइज होना शुरू हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा थर्ड स्टेप है, नेक्स्ट स्लाइड मिशेल। थर्ड स्टेप है डिफाइन ऑपोजिट सपोर्टिंग नोशंस। यहाँ पर ऑपोजिट का मतलब है आपके वो वाले नोशंस, वो वाले आपके बिलीव्स जो आपको पॉजिटिवली रीइंफोर्स करते हैं, जो आपको बताते हैं कि आपने अपनी थिंकिंग पैटर्न्स को पहले नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज करना है, फिर उसके बाद आपने उसके अल्टरनेटिव्स पर काम करना है। मिसाल के तौर पर आपकी जो
बॉस है, उन्होंने आपको कोई प्रेजेंटेशन दी थी और उस दिन आपकी कोई बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी और वो प्रेजेंटेशन आपने देनी थी और आपने छुट्टी कर ली, आप बहुत गुस्से में, वो आपको समझ रहे हैं कि जी आप बिल्कुल भी अच्छा काम नहीं करते, आप हमेशा इसी तरीके से करते हैं। अब जब वो इस तरह से सोचना शुरू करेंगे, उनकी नेगेटिव थॉट डेवलप होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। अगर वहां पर वो ये सोच लें कि शायद कोई प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे ये पर्सन तो बहुत अच्छा है, उससे मैंने जो काम दिया है वो हमेशा ऑन टाइम करता है, मुझे इंतजार करना चाहिए, मुझे आज की मीटिंग को पोस्टपोन कर देना चाहिए, उसके बगैर मीटिंग करना पॉसिबल नहीं है, हम कर तो लेंगे, शायद उतनी अच्छी ना हो जितनी उसकी प्रेजेंस में अच्छी हो, मुझे उसका वेट करना चाहिए, चले मैं इसको दोबारा कॉल करता हूँ, मैं किसी और उसके फैमिली मेंबर्स को कॉल करता हूँ। जब अगर इस पैटर्न से सोचेंगे, उन्होंने क्या किया, अपनी नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव में चेंज किया। अच्छा, उसके अल्टरनेटिव, अगर तो आप ले चुके हैं तो आपने सबसे पहले उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, फिर आपने उसके अल्टरनेटिव सोचना है कि अल्टरनेट थॉट क्या हो सकती है, कि नेक्स्ट पर्सन ने ऐसा क्यों किया या मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो आप ऑटोमेटिकली जब पॉजिटिव माइंडसेट से गुजरते हैं तो जो अल्टरनेटिव आप सोचते हैं वो भी आपको पॉजिटिव ही मिलता है, वो भी आपको ऑप्टिमिस्टिक की तरफ ही लेके जाता है। उसके बाद जब आपका से पॉजिटिव थॉट चेंज हुआ, अल्टरनेटिव्स पर काम किया और फिर उसके बाद आपने अपनी थॉट्स को क्या रीफ्रेम्ड कर लिया, तो आपके जो कोर बिलीव्स हैं और आपकी जो नेगेटिव थिंकिंग्स है या आपके बारे में जो आप खुद के बारे में लेबलाइज करते थे या हम गलत कहते थे, अब आपका टोटली क्या हो गया, आपने उसको रीथिंक किया, रीबिल्ड किया, किया। अब आपने अपनी उन रीफ्रेमिंग को, अपनी उन पॉजिटिव थिंकिंग को, वो जो अल्टरनेटिव अप्रोचेज है, आपने उनको एक्शन में लेके आना है। एक्शन मीन्स कि अब आपने प्रैक्टिकल उनकी इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करनी है। अनफॉर्चुनेटली हम लोग बहुत बड़े बड़े जर्नल्स बनाते हैं, डायरीज लिखते हैं, लेकिन हम उन्हें उस तरीके से अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है। तो यहाँ पे मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि मेरा ये पर्सनली बिलीफ है, बहुत अच्छी बात है अगर किसी को पूरे कुरान पाक का तर्जुमा आता है, तफसीर आती है या आपको बहुत ज्यादा अहदीस आती है, बट द थिंग इज कि अगर आपने एक अहदीस को पढ़ा है, ठीक है, या 4-5 अहदीस है जो आपको आती है और आपने उन 4-5 अहदीस को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया है, तो आपको खुद अंदाजा होगा कि आप डे बाय डे ग्रूम करेंगे, डे बाय डे लोग आपको एक्नॉलेज करेंगे। पहले आपको लोग जानते नहीं थे, लेकिन जब आपके कैरेक्टर्स ने, आपके एक्शन में प्रैक्टिकली आपने चीजों को इम्प्लीमेंट करना शुरू किया, तो आपको कभी आपके अंदर जो है वो ये पॉजिटिव ट्रेनिंग्स देखी है। तो बात करने का सिर्फ मकसद ये है कि आपने शुरू से किस तरह स्टेप बाय स्टेप खुद को एक्सप्लोर करना है, फिर कैसे अपने कोर बिलीव्स को नैरो डाउन करना है, फिर आपने आइडेंटिफाई करना है कि आपको रिफ्रेम करने की जरूरत क्यों है, फिर आपने स्टेप्स को फॉलो करना है, देन उसको रिफ्रेम करना है और फिर जो आपकी रिफ्रेमिंग फेज है उसको आपने प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करना है। नेक्स्ट स्लाइड पर एक शीट है और ये बल्कि हम इसमें प्रीवियस स्लाइड में यही मेंशन्ड है, जब आप खुद को रिफ्रेम करते हैं और उसके बाद आप खुद को देखते हैं कि आप वहां कोस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं। कोस्ट बेनिफिट एनालिसिस में ये है कि आप अपना जो पूरी जात है उसको कंपेयर करते हैं, जो आप 1 महीना पहले थे, चेंज पहले थे, 2 महीने पहले थे, तो वहां पर आपको अपने फायदे नुकसान जब समझ आना है, वहां पर आपको मिलती है, आपको अच्छा लगना शुरू होता है, आपका वो जो निखार है, वो जो ग्रूमिंग है, वो आपको पसंद आना शुरू होती है, आप उन्हें लगना शुरू होते हो। तो अपना कोस्ट बेनिफिट एनालिसिस हर आप इंटरवेंशन, सोल्यूशन, स्किल्स के बाद लाजमी करें कि आपको इसका फायदा कितना है, आपको उसका नुकसान कितना है। अगर आपको उस चीज का, उस पॉजिटिव थिंकिंग का, उस ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच का आपको अगर बेनिफिट ज्यादा है, तो आप कोशिश ये करें कि आप अपने उस बेनिफिट को, अपनी उन रूटीन्स को, अपनी उन पॉजिटिव थिंकिंग को हैबिचुअल करें, ताकि आपकी जो बाकी लाइफ है वो आप सोशली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली, फिजिकली एंड स्पिरिचुअली आप हेल्दी हो सकें। नेक्स्ट में एक शीट है जो मैं आप सब लोगों से शेयर करना चाहूंगी, ये सारे डेटा अगर आपको चाहिए हो तो मिल जाएगा। उसमें देखिए, आपने सबसे पहले अगर किसी को फिर भी के ना समझ आ रही हो तो उस टाइम पर 5 कॉलम चार्ट बना सकते हैं। उसमें सबसे पहले सिचुएशंस लिखें,
फिर थॉट्स लिखिए कि उस टाइम पर थॉट्स क्या आए। फिर उसके बाद आपने ये देखना है कि उस टाइम अगर जाहिर है कोई बैड सिचुएशन है तो उसमें आप परेशान होंगे या गुस्सा आएगा, रोना आएगा, वट एवर जो भी आपके इमोशंस हो, आप उनको लिस्ट डाउन करें। फिर उस टाइम पर सिचुएशन के अकॉर्डिंग, इमोशन के अकॉर्डिंग क्या किया, किस मार दिया, शुरू हो गए, खुद को कमरे में बंद कर लिया, खाना पीना छोड़ दिया, लोगों से मिलना जुलना छोड़ दिया, यूनिवर्सिटी जाना छोड़ दिया, बंद करना शुरू कर दी, गलत कंपनी में बैठना शुरू कर दिया। तो मतलब इस तरीके से आप जो है वो अपने एक्शंस को देखते हैं। उसके बाद आप उनके अल्ट पर काम। जी बिल्कुल। नेक्स्ट में यही है कि आपको किस तरीके से एडिशनल टिप्स हैं कि अपना आपकी जो थिंकिंग पैटर्न्स है या आपकी हेल्दी माइंडसेट है वो आपके रिलेट करता है आपकी स्लीप क्वालिटी के साथ, आप क्या खा पी रहे हैं उनके साथ, आपके जो सोशल इंटरेक्शन है वो किस तरह के लोगों के साथ है। तो ये चीज बड़ी कॉन्ट्रीब्यूटिंग एक पॉजिटिव फैक्टर्स होता है आपकी पॉजिटिव थिंकिंग में। तो मेरी तरफ से ये सेशन एंड हो चुका है। अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन आंसर सेशंस की तरफ। आपने वर्बली मुझसे क्वेश्चंस पूछने, क्योंकि चैट बॉक्स में कंप्लीट क्वेश्चन पढ़ा नहीं जाता। इजाज अहमद जी प्लीज। योर क्वेश्चन should be well defined and precise. जी मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि अगर हमें बेबुनियाद शौहर पर सॉरी, शक हो तो क्या करें, और कोई उसकी वजह भी नहीं है, इसमें कोई हकीकत नहीं है, लेकिन मतलब शक होता है कि भाई वो अपनी फैमिली को ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, हमें इग्नोर कर रहे हैं, हमसे कोई इतनी ज्यादा मोहब्बत नहीं है, ऐसा लगे तो फिर क्या करें? देखिए, इट्स अगेन योर नेगेटिव थिंकिंग। ठीक है, आपने उस मौके पर ये करना है, पॉजिटिव आपकी अप्रोच ये होगी कि आपने लिस्ट ऑफ चीजों को करना है, ये मुझे तवज्जो कब देते हैं, इनकी मेरे साथ में कंसंट्रेशन होती है या अटेंशन होती है, उस सारे टाइम ड्यूरेशन के दौरान वो पर्सन मुझे क्या कर रहा है, ठीक है, वो मेरे साथ कितना क्वालिटी ऑफ टाइम स्पेंड कर रहा है, या फिर मेरे साथ जो टाइम स्पेंड करता है उसमें उसकी तवज्जो कितनी होती है। क्योंकि एक इंसान है तो वो उसका अटेंशन, उसका लव डिवाइड होता है। हम ये नहीं कह सकते एक पर्सन एट अ टाइम सिर्फ एक से ही प्यार कर सकता है। अगर वो अपनी फैमिली को या अपने पेरेंट्स को या अपने सिबलिंग्स को प्यार कर रहा है और अपने जो स्पाउस है या लाइफ पार्टनर है उसको इतनी तवज्जो नहीं दे रहा, तो यहाँ पर उन्हें वाइजली एजुकेट करने की जरूरत है, कम्युनिकेट करने की जरूरत है। लेकिन उस सिचुएशन में भी आप जब कम्युनिकेट करते हो तो आप होना से कम्युनिकेट करते हो, आपका जो कन्विंसिंग पावर है या फिर आपके जो वर्ड्स हैं वो इतने लॉजिकल होने चाहिए कि नेक्स्ट पर्सन को आप इस बात पर कन्विंस कर सके कि वाकई जो आप सोचते हैं वो ठीक है। लेकिन कम्युनिकेशन से भी पहले आपने अपनी थॉट्स को वैलिडेट करना है। आपने उसको वैलिडेट इस तरीके से करना है कि क्या मैं जो सोच रही हूँ उसका क्या एविडेंस है कि वो मुझसे ज्यादा मोहब्बत नहीं करते, वो दूसरों से ज्यादा मोहब्बत करते हैं। आपने इसके एविडेंस के बाद सॉल्यूशंस पर काम करना है, क्योंकि समटाइम हम अपनी आंख से उस पर्सपेक्टिव को, उस सिचुएशन को एनालाइज कर रहे होते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि जो दूसरा पर्सन ऐसा बिहेव कर रहा है या दूसरों के साथ ऐसा ख्याल कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है। तो बेहतर ये है कि सबसे पहले आप उसको वैलिडेट करें, उसके एविडेंस को आइडेंटिफाई करें, देन उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि वाकई में कोई प्रॉब्लम है नेक्स्ट पर्सन के साथ, तो फिर आप असर्टिवली कम्युनिकेट करें। जी नेक्स्ट। जी थैंक यू सो मच। और कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि चैट बॉक्स में थे, उनमें से एक क्वेश्चन है कि isn't it necessary to tell anyone not to treat me like this? एक क्वेश्चन ये है, और इससे ही रेलिवेंट क्वेश्चन है कि is it necessary to change me every time? Yeah, is it for yourself? Don't you think so? देखिए, आप खुद को बदल रहे हैं तो ये आपके लिए बेहतर है। मिसाल के तौर पर अभी मैंने एक डिसीजन लिया और वो डिसीजन मुझे कुछ घंटों बाद पता चलता है कि उसकी आउटकम अच्छी नहीं है या मुझे वो ज्यादा बेनिफिट नहीं दे ऑन सेल्फ। आप जब भी खुद को बदलते हैं या अपनी नेगेटिव से पॉजिटिव थिंकिंग को चेंज करते हैं तो वो आप लिए करते हैं। हमारे पास जब भी कोई क्लाइंट आता है तो उनके प्रॉब्लम्स यही होते हैं
लोग मेरे साथ अच्छा नहीं करते, लोग मुझे बुरा कहते हैं, मेरी फैमिली सपोर्टिव नहीं है। तो मेरा उनसे सिंपल ये क्वेश्चन होता है कि आप अभी इस सेशन में सिर्फ आप आए हैं और मैं सिर्फ आपको चेंज कर सकती हूँ। हम कभी भी लोगों को चेंज नहीं, सबसे पहले आपको इस माइंड से एक्सेप्ट करना होगा कि हम लोगों को नहीं बदल सकते। अच्छा, हम लोगों को नहीं बदल सकते, फिर हम क्या करें? एनवायरमेंट तो अच्छा नहीं है, फिर आपने ये करना है, फिर आपने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पर डालनी है। लोग तो बदल नहीं सकते, इन्वायरमेंट भी नहीं बदल सकता, फिर हमें क्या करना चाहिए? फिर हमें सिर्फ खुद को चेंज करना चाहिए, फिर अपने माइंडसेट को चेंज करना चाहिए। ठीक है। और एक दूसरा था कि हमें हर टाइम जो है वो खुद को चेंज करना चाहिए। नहीं, क्वेश्चन ये था कि हमें क्या दूसरों को बताना चाहिए कि वो हमें क्यों ऐसा से ट्रीट करते हैं? इसका आंसर ये है, इतना आपकी बात को पॉजिटिवली कंसीडर करेगा या फिर वो आपकी बात को अंडरस्टैंड करेगा, तो आपको असर्टिवली कम्युनिकेट करना चाहिए, बहुत प्यार से कम्युनिकेट करना चाहिए कि मुझे ये लगता है कि देखिए मेरे पिछले जो बिहेवियर्स थे या मेरा जो आपके साथ रिलेशनशिप है या मैं आपके लिए क्या करती हूँ या करता हूँ वो ये है। आप उसको लिस्ट डाउन करके उसको बड़ा प्यार से बताते हो, फिर देन आप उसको कम्युनिकेट करते हो कि आपकी फलां बात, आपकी फलां बिहेवियर आपके साथ सिंसियर है, लॉयल है, आपका दोस्त है, भाई है, बहन है, स्पाउस है, व्हाटएवर जो भी है, तो वो आपकी बात को अंडरस्टैंड करेगा। बट द थिंग इज कि हाउ यू आर कम्युनिकेटिंग टू देम। आप समटाइम्स हम नेक्स्ट पर्सन को अपनी प्रॉब्लम कम्युनिकेट नहीं कर रहे होते, हम तंज कर रहे होते हैं, हमारे जो टोन होते हैं वो बहुत हाई होते हैं, हमारी पिच बहुत हाई होती है, हमारा एक्चुअल मसला लड़ना होता है, हमारा एक्चुअल मसला सोल्यूशन नहीं होता। तो हमें आजकल ये अप्रोच अपनानी चाहिए कि हम प्रॉब्लम फोकस, ये नहीं किया उसने, वो नहीं, उससे ये उसकी वजह से ये, घर में पैसे नहीं थे तो मैं पढ़ नहीं, अम्मा अब्बा अमीर नहीं थे तो मैं वहां नहीं जा सका, मतलब डिफरेंट जो भी आपका है, तो वहां पर आपको सोल्यूशन ढूंढना है। और सोल्यूशन आप तभी होंगे जब आपका माइंड जो है पॉजिटिव अप्रोच, ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच को फॉलो कर रहा होगा। अब्दुल नाफे जी, वी हैव नेक्स्ट सेशन। अगर फर्दर चैट बॉक्स में मेंशन कर दें या जो आपके फोकल पर्सन है आप उनको क्वेश्चंस बता दें, तो मैं इंशाल्लाह वॉइस नोट आपके सारे आंसर सेंड दूंगी, क्योंकि मुझे अभी निकलना है 8:10 पर, तो मैं सिर्फ नेक्स्ट 2 to 3 क्वेश्चंस है वो मैं लूंगी। जी अब्दुल नाफे, अब्दुल नाफे प्लीज अनम्यूट योर माइक। अगर किसी और का कोई क्वेश्चन है प्लीज पूछ सकते हैं। बॉक्स में 33 अब चैट बॉक्स है, I can't open it right now. Yes, please, Abdul Nafi, you हेलो can सर। speak now. This lecture is recording. यस मैम, मैं आपसे ये पूछना चाहता था कि मतलब बात जो है ना, स्टूडेंट जिस हम स्टूडेंट लाइफ से गुजर रहे हैं, तो यार बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर लेते हैं कि मतलब हमारे पेपर चल रहे हैं तो मतलब हम पास कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो ये पूछा था कि बाज़ औक़ात ओवर थिंकिंग ऐसे अच्छा कि हम कोई काम करने के बजाय हम ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, इस पर अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं। कैसे खत्म कर रहे हैं इसको, हम कैसे इसको हल कर सकते हैं, ये आप थोड़ा बता दें। थैंक यू जी, आपका जो क्वेश्चन है ना वो आउट ऑफ द बॉक्स चला गया है। हम इंशाल्लाह एक वर्कशॉप रखेंगे जो ओवर थिंकिंग पर होगी। मेरी पहले भी आपकी टीम मेंबर से बात हो रही थी, तो मैंने कहा देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रिफ्रेमिंग द थॉट्स एंड ओवर थिंकिंग। वैसे मैं आपको एक टिप्स जरूर बता देती हूँ कि एक्चुअल में हम किसकी बात कर रहे हैं। पेपर कब होगा? हफ्ते बाद, 4 दिनों के बाद। उसके बारे में अभी सोच के परेशान हो रहे हैं, उस परेशानी की वजह से क्या होगा? हम पढ़ा नहीं जाएगा, हम एंशियस हो जाएंगे, हम मतलब अपना कमरा बहुत अच्छा करेंगे, चाय भी लेके आएंगे, कुकीज भी पास रखेंगे, हर चीज करेंगे, ठीक है। लेकिन हम उस प्रेशर की वजह से, उस स्ट्रेस की वजह से जो याद कर रहे होंगे वो भी याद नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हमें स्ट्रेस इतना होता है। सो द बेस्ट इज कि आप अपनी एग्जाम्स की प्रिपरेशन या तो बहुत पहले स्टार्ट कर दें
या फिर आपके पास 3-4 डेज 1 नाइट बिफोर जब भी आपके पास टाइम है तो आपने अपने उस प्रेजेंट मोमेंट पर फोकस करना है। क्यों? क्योंकि आपका अभी पेपर आना है, ठीक है, लेकिन अभी जो आपने फोकस करना है अपनी, तो ये आपने चीज लाजमी याद रखनी है कि अभी मेरे पास जो टाइम है हम उसको अच्छे से वाइजली यूज, ठीक है, बजाय कि मैं फ्यूचर के बारे में सोचकर वो अपना टाइम मैं वेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। लेकिन एक पूरी वर्कशॉप कंडक्ट हो सकती है, तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर अगर आपके साथ चले ओवर थिंकिंग पर भी हम जरूर एक सेशन करेंगे। लास्ट क्वेश्चन, आई एम टेकिंग लास्ट क्वेश्चन, सॉरी आप क्वेश्चंस का आंसर कर दी, बट मुझे मूव करना है आउट ऑफ द सिटी और मुझे एनीवन एल्स, मैं लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चंस अगर हम आपको सेंड करते हैं प्लीज मिस मायरा जी, मैम, अगर मिस हम मायरा क्वेश्चंस आपको आप सेंड चैट करते बॉक्स में जितने क्वेश्चंस हैं प्लीज आई वुड लव टू आंसर दैट जी, और अपना फीडबैक जी जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है, साथ साथ अपने जो क्वेश्चन आंसर सेशंस है वो भी जरूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट जो हमारा सेशन है वो 1 से 1.5 घंटे का भी हो सकता है। अगर आज मुझे मूव ना करना होता तो मैं शायद इस ज्यादा चीजों को मजीद एक्सप्लेन करती या आपकी जो क्वेरीज है उनको अच्छे से एक्सप्लेन करती और आंसर करती, लेकिन द थिंग इज के मुझे मूव करना है। ओवर थिंकिंग अबाउट पास्ट इज मोर देन फ्यूचर। मैम, वो हम आपको नोट करके प्रोवाइड कर देंगे एंड देन आप हमें आंसर दे दिया। थैंक यू सो मच मैम, माय प्लेजर। I really very thank you for your precious time and knowledge, and the things that you addressed are really very useful, and we also want to work with you again. थैंक यू सो मच मायरा, थैंक यू सो मच आप सब लोगों का कि आपने बहुत ध्यान से सुना। रोजीना अयाज, आपका जो भी क्वेश्चन है आप सेंड कर सकती हैं मिस मिशेल को या फिर मिस मायरा को, वो मेरे तक पहुंचा देंगी। और अगर आपको मुझसे कॉन्टैक्ट करना हो फॉर 1-to-1 सेशन तो आप मिशेल से या मिस मायरा से, आपकी टीम के पास मेरा नंबर है तो आप वहां से ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। Jazakallah ma'am, Jazakallah for our audience for your precious time. Thank you so much to all.